हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का 5th चैप्टर बिहेवियर को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से इस बात को जान रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी या साइंस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में हम करते क्या है, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और साइकोलॉजी के चैप्टर में, साइकोलॉजी के बुक में अगर बिहेवियर चैप्टर नहीं हो तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाती है। इसीलिए क्या है, साइकोलॉजी की इस बुक में बिहेवियर को का एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया गया है जिसमें बिहेवियर को हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कुछ डिस्कस किया है, कुछ बातें जानते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक अच्छे से डिफाइन करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में बिहेवियर के ही बारे में टोटल जानना है हमको। हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक, बिहेवियर में जो होता है केवल फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसा हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, इन सारी चीजों पे स्टडी किया जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं कि किसी इंसान के बिहेवियर की स्टडी करना है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिकली रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है बस हम उसकी स्टडी कर ले, सिर्फ फिजिकल अप्रोच को ही हम कवर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे एक्टिविटी को, सारे एस्पेक्ट्स को देखकर इन सारे चीजों पर स्टडी किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर जहाँ है वहां पे सिर्फ फिजिकल मत समझिएगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है अगर हम बिहेवियर वर्ड यूज कर रहे हैं तो। बिहेवियर की खास बात यह है कि इंसान जो है, अगर कोई इंसान है वो अपने बिहेवियर को खुद फील कर सकता है, उसको वो महसूस कर सकता है कि वो जो बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा है वो किस तरीके का है, वो अच्छा है, बुरा है, सही, गलत, वो क्या कर सकता है, इस बात को वो फील कर सकता है। और बिहेवियर जो है वो सामने वाले को दिखाई भी देता है, सामने वाला व्यक्ति जो है किसी दूसरे के बिहेवियर को देख भी सकता है, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं बिहेवियर का डेफिनेशन क्या है। बिहेवियर का एक सिंपल सा कॉमन सा डेफिनेशन जो हम लोग जानते आ रहे हैं वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में, उसके प्रति हम जो रिस्पॉन्स को करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बिहेवियर का डेफिनेशन हुआ। और भी डेफिनेशन है, एक एक करके हम 2-3 डेफिनेशन को कवर करते हैं। एक तो ये हो गया, स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में हमने जो रिस्पॉन्स किया उसको बिहेवियर कहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे लाइफ टाइम में कोई व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन काल में जितनी भी कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव एक्टिविटी करता है उन सब का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। ठीक, और हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक ह्यूमन जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी भी चीजें करता है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ना हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो तो विजिबल हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे चल रहा हो तो विजिबल ना हो, तो जो विजिबल हो या विजिबल ना हो उन सारी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर ही कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा और कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है अपने माँ के ऊम में है, अपने माँ के यूट्रस में है, अपने माँ के गर्भाशय में है, वो उस समय से लेके अपने मृत्यु तक, अपने डेथ तक जो भी एक्टिविटी करता है इस टाइम के बीच, इस टाइम पीरियड के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। यहाँ ये क्या है लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बिहेवियर का 2-3 डेफिनेशन है, आप किसी भी तरीके से आपको जो सही लगे, इजी लगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो बिहेवियर है वो शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहेवियर पे जो है, डिफाइन करें इसको शॉर्ट वे में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन कवर कर लिए, अब हम जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसकी विशेषता क्या है बिहेवियर की। बिहेवियर की पहली विशेषता ये है कि इसमें जो है सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हम तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, तीनों पे हम स्टडी करते हैं, टोटल पे स्टडी कर रहे हैं, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा ये है, बिहेवियर जो होता है वो चेंजेबल होता है, वो परिवर्तनशील होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहेवियर जो होता है उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा तो एक इंसान का जो बिहेवियर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए बिहेवियर क्या होता है, चेंजेबल होता है। एक सेम सिचुएशन में अगर 2 इंसान को रख दिया जाए तो वो 2 इंसान क्या करेगा, उस सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ठीक, स्टिमुलस के अगेंस्ट में हम जो रिस्पॉन्स करते हैं उसी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। तो ये सारा क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियर की और उसकी विशेषता थी। ठीक, तो चलिए अब हम डायमेंशन ऑफ बिहेवियर को स्टडी करने जा रहे हैं। डायमेंशन ऑफ बिहेवियर का हिंदी होता है व्यवहार का आयाम।
आयाम का मतलब क्या होता है? डायमेंशन जो होता है हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th में। मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, उसका हमको डायमेंशन निकालना है, उसकी हमको बीमा निकालना है। तो जब हम फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं तो जो डायमेंशन निकल के आता है उस डायमेंशन को हम देखते हैं, तो हमको इससे ये पता चलता है कि फोर्स जो है वो इन इन चीजों से मिलकर बना है या फोर्स जो है वो इन चीजों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ बिहेवियर की, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किन चीजों से मिलकर बना है, कौन सी चीज है जिससे हमारा बिहेवियर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो तीन चीजें हैं जिससे मिलकर क्या है कि हमारा बिहेवियर बना हुआ है। और अगर इन तीनों के बीच बैलेंस होता है, इंसान जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अगर इन तीनों के बीच बैलेंस होता है तो क्या है वो तीन चीजें जिससे मिलकर हमारा बिहेवियर बना है? पहला है कॉग्निशन, दूसरा है कोनेशन और तीसरा है अफेक्शन। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा बिहेवियर बना हुआ है। इसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन को अगर हम सिंपल वर्ड में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉग्निशन को हम लिख सकते हैं एक वर्ड में, या तो जानना या फिर टू नो। ठीक, तो कॉग्निशन क्या होता है? जब हम अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो भी स्टिमुलस है, जो भी चीजें हमारे आसपास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, जब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, सोच कर उनके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर कुछ डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि कॉग्निशन का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कोई भी चीज के बारे में जब आप जानने की कोशिश करते हो, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हो, चाहे आप किसी भी तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? कॉग्निशन कहलाता है। हमारे बिहेवियर को शो होने में इन तीनों का रोल होता है। इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर कहते हैं। अगर कॉग्निशन नहीं होगा तो फिर बिहेवियर शो नहीं होगा। कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? आप जान रहे हो किसी चीज के, पहले समझ रहे हो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, अगर वो चीजें आपको समझ ही नहीं आएगी तो फिर आप क्या उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करोगे? इसीलिए रिस्पॉन्स के लिए आई मीन बिहेवियर शो होने के लिए कॉग्निशन, कोनेशन, अफेक्शन तीनों का होना जरूरी है। तीनों कंबाइंड फॉर्म में चलता है। तो इसमें हमने क्या जाना? कॉग्निशन का मतलब होता है जब आप अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो, उस पर आप डिस्कस करते हो, उस पर आप सोचते हो, समझते हो, किसी भी मेथड का यूज करके बस आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कॉग्निशन कहेंगे। अब कॉग्निशन को भी बताया गया है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको आप जानना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या तरीके हैं जिसका यूज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो? तो यहाँ पे तीन तरीकों के बारे में बताया गया है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है थिंकिंग और तीसरा है रीजनिंग। आप खुद देखिए कि अगर आपके पास आस पास कोई भी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, उसको आपको जानना है, तो आप किस तरीके से जानोगे? उस जानने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं। और ये कुछ तरीका है जिसका यूज करके आप इन्वायरमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम सब इन तरीकों का यूज करते हैं। देखिए, पहला है परसेप्शन। परसेप्शन का हिंदी होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक, परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में जो चीज है, जो प्रेजेंट है, उसको एज इट इज देखना। ठीक है, जैसी वो है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, वो अच्छी है बुरी ऐसा नहीं करना है हमको, जो जैसा है उसको पहले वैसा देखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण। इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है? इसके बारे में जो है, मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, इसको कॉग्निशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? पहले हमें इसे तो देखना होगा ना। अगर हमें ये दिखाई ही नहीं दे तो हम क्या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले इस वस्तु का क्या होना चाहिए? परसेप्शन होना चाहिए। एज इट इज इस वस्तु को जैसी है ये ऑब्जेक्ट, हम उसको वैसा देखेंगे। ठीक है, तभी तो उसके बारे में हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कॉग्निशन के लिए? परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। आपको वस्तु दिखाई देनी चाहिए। एटलीस्ट जो वस्तु जैसी है आप उसको वैसा ही पहले देखो, आपके नजर में तो आ गई वो चीज। दूसरा स्टेप होता है थिंकिंग। जब आप इसको देखते हो तब आप क्या करते हो? दूसरा स्टेप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो कि आप सोचना शुरू करते हो किसी भी चीज के बारे में। अब यही मार्कर है, इसके बारे में हमको सोच रहा है, या तो हमारे माइंड में प्रीवियस कोई मेमोरी पड़ी हुई है जो इस तरीके की चीज मैंने पहले भी कभी देखी है, तो हम उससे रिलेट करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या मैंने पहले भी से कहीं कुछ देखा है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, ये क्या है, इस तरीके से हम क्या फिर स्टार्ट हो जाता है थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक,
ये भी क्या है, जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क करना। तर्क करने का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है उसको आप क्या कर रहे हो, सभी एस्पेक्ट्स को उसको आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अच्छा बुरा, उसमें क्या पॉजिटिव है निगेटिव है, आप उसके सभी एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, उसकी क्या कमियां है, उसकी क्या खूबियां हैं। जब आप इस तरीके से किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, उनके ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर कर रहे हो, उस सारे चीजों को देख रहे हो, तो उस कंडीशन मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनिंग कहेंगे। जब इंसान जो है किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा सही गलत सभी पक्षों को देख के उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन देता है, ठीक है। रीजनिंग प्रोसेस में यही होता है। तो हमने क्या कहा, बिहेवियर में 3 चीजें इंक्लूड है। पहला हम पढ़ रहे हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है जानना। जानने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम उसको जान ही नहीं रहे हैं, उसको समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, तो हमारा बिहेवियर शो कैसे होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसके बारे में जानना। और कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके बारे में जानने के लिए 3 स्टेप या 3 मेथड हम यूज कर सकते हैं। या तो हम उसका परसेप्शन कर सकते हैं। सबसे पहले वो जो चीज है वो हमें दिखाई तो देनी चाहिए, वो है एज इट इज, हमें ये पता हो कि हाँ वो है, ठीक है, तो परसेप्शन करेंगे। दूसरा, उसके बारे में हम सोच के उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि प्रीवियस हमारे माइंड में कुछ मेमोरी पड़ा हुआ है, उससे हम रिलेट करके उसके बारे में हम जान सकते हैं। तीसरा ये कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करके उसका अच्छा बुरा, उसका क्या कमी है, उसका क्या मेरिट डिमेरिट, सबको हम देख के उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये कॉग्निशन समझ आ गया। तो चलिए, हमने कॉग्निशन के बारे में जान लिया। कॉग्निशन का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। इसके हमने सारे एस्पेक्ट्स को देख लिया। अब हम आते हैं कोनिशन। कोनिशन का मतलब होता है एक्ट करना, करना, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम किसके अंदर रखे हैं, कोनिशन के अंदर रखे हैं। चाहे वो दौड़ना हो, भागना हो, खेलना हो, कूदना हो, ये सारे जो एक्टिविटी है फिजिकल, उसको हम किसके अंदर रखे हैं, कोनिशन के अंदर रखे हैं, ठीक है। ये फिजिकल एक्टिविटी इंसान कब परफॉर्म करता है, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम किसके अंदर रखें, कोनिशन के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत मोटा है, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें कहाँ कोई स्टिमुलस है, वो तो एक्सरसाइज अपने मन से कर रहा है। हो सकता है कि वो कहीं में गया हो अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया हो कि तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत मोटे हो, तो सामने वाला का जो ये बोलना है कि तुम बहुत मोटे हो, वो बोलना है उसके लिए क्या क्या स्टिमुलस का काम किया, जिसके रिस्पॉन्स में वो क्या कर रहा है, डेली सुबह दौड़ रहा है, खाना पीना अपना कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर कोई इंसान हेल्दी भी है लेकिन वो सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि सुबह दौड़ने से, सुबह एक्सरसाइज करने से, थोड़ा बहुत वॉकिंग करने से क्या है कि हम हेल्दी रहेंगे। तो ये जो उसको पता है, जो उसको किसी ने कहा है, ये उसके लिए क्या है, स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए वो इंसान क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। हमने क्या जाना, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, उसको हम कॉग्निशन के कोनिशन के अंदर रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या है कि ये कब शो होता है, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में शो होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है अफेक्शन। अफेक्शन जो होता है, इसमें हमारे सारे जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, भावनात्मक पहलू जितने भी होते हैं, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, अफेक्शन के अंदर रखते हैं। इसलिए इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं, टू फील, अनुभव, ठीक है, अनुभूति करना। इसका मतलब क्या हो गया, अनुभूति करना, किसी भी चीज को अनुभव करना। तो इसके अंदर कितने हमारे जितने भी इमोशन है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि हेट, सैडनेस, ये जितने भी इमोशन है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर जो है आ जाएंगे। अब ठीक है, कॉग्निशन में क्या कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, टू नो। कोनेशन का मतलब टू एक्ट, और अफेक्शन का मतलब हो गया क्या, टू फील। इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, बिहेवियर। और बिहेवियर में क्या करते हैं, हम इन तीनों की स्टडी करते हैं। ये तीनों क्या है, डायमेंशन ऑफ बिहेवियर। इन तीनों के बीच जो है बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है एक नॉर्मल बिहेवियर को शो होने के लिए। अगर इन तीनों के बीच बैलेंसिंग नहीं है, मान लीजिएगा एक बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या कहेगा, हमारा बिहेवियर जो होगा उससे प्रभावित होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों चीजों से मिलकर क्या है, हमारा बिहेवियर बना हुआ है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा कॉग्निशन करने लग जाए, ठीक है, इतना ज्यादा सोचने लग जाए कि जो चीज नहीं है उसके बारे में भी वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाए, तो ये भी क्या करेगा, उसके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा।
इसलिए इन तीनों का बैलेंसिंग होना जरूरी है। दूसरा है कोनेशन, ना इंसान सोचे ना इंसान को समझे, बस जाके एक्ट कर रहा है, बस एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो वो एक्ट कर रहा है, जो वो कर रहा है, उसको क्या माना जाएगा? नॉर्मल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंसिंग वे में नहीं है, कोई स्टिमुलस है ही नहीं और उसके प्रति मान लीजिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लीजिए कि कोई इंसान जा रहा था, उसके पीछे एक कुत्ता भागने लगा, ठीक है, तो कुत्ता का भागना क्या है? उसके लिए स्टिमुलस का काम किया, अब वो भाग रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स हो रहा है, तो ये सही है। लेकिन अब उसके पीछे कुछ नहीं है, अब वो इंसान क्या है? ऐसे ही फालतू में, ना उसको एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करना है, बस ऐसे ही भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। उसके सामने कोई नहीं खड़ा है, लेकिन वो इंसान पूरा डर के भाग रहा है, दौड़ के, वो हमको मार देगा, वो हमको मार देगा, उसके पीछे कोई आदमी भी नहीं है, बस वो ऐसे ही भागा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इनके बीच बैलेंसिंग नहीं है, ये इस बात को दर्शा रहा है। इसलिए उस व्यक्ति के बिहेवियर को अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे? एबनॉर्मल है, इसके पीछे तो ना कोई दौड़ रहा है, ना उसको कोई मारने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन इंसान पूरा डर से जो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है कि वो हमको मार देगा। तो ये क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर उसको आप कहोगे। तीसरा है अफेक्शन, कोई इंसान बहुत ज्यादा ही इमोशनल है, बात बात पे ना किसी चीज को सोच रहा है, ना समझ रहा है, ना रीजनिंग, ना थिंकिंग, कुछ नहीं है, बस क्या कर रहा है? वो बात बात पे इमोशन शो कर रहा है, बात बात पे इमोशनली हो रहा है, तो उसके बिहेवियर को भी क्या नॉर्मल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तीनों चीज होना चाहिए, आप सोच भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी कर रहे हो, फिर उसमें थोड़ा इमोशन भी ऐड है। जब इन तीनों बैलेंसिंग वे में है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। ठीक है। हेलुसिनेशन में यही होता है ना, इंसान जो है जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचने लग जाता है, जो चीज नहीं है उसको भी वो परसेप्शन करने लग जाता है कि हाँ है, कोई वहां पे खड़ा है, वो चीज नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने माइंड कॉग्निशन एक्टिविटी कर रहा है कि जो चीज नहीं है वो भी उसको दिखाई देने लगा। ठीक है, तो उसके बिहेवियर को नॉर्मल नहीं माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इन तीनों के बीच क्या होना चाहिए? बैलेंस होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए अभी हमने बिहेवियर के 3 डायमेंशन को जाना, कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या सच में इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म से हमारा बिहेवियर शो होता है? क्या सच में जो है ये तीन हमारे बिहेवियर में प्रेजेंट रहते हैं, या बस कहने के लिए हमें ये बता दिया गया है कि ये 3 चीज से हमारा बिहेवियर शो होता है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एक एग्जाम्पल को पहले आप देख लीजिए। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, क्या इसमें सच में कॉग्निशन, कोनेशन, अफेक्शन ये सारी चीजें हो रही है? इस एक एग्जाम्पल में हमने जो तीनों डायमेंशन पढ़े वो टोटली क्या है इस एग्जाम्पल में इंक्लूड है। किस कहाँ पे ये प्रेजेंट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अंधेरे में चलते समय रास्ते में कोई हलचल महसूस करता है। ध्यान से देखने पर उसे सांप दिखाई देता है, जिसके बारे में सोचने पर उसे लगता है कि वो सांप उसे हानि पहुंचा सकता है, अतः वह वहां से डरकर भाग जाता है। चलिए, तो इसमें बिहेवियर शो हो रहा है, इंसान कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो कहाँ कहाँ ये भी है कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन, इसको हम ढूंढते हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, एक व्यक्ति अंधेरे में चलते समय रास्ते में कोई हलचल महसूस करता है। ठीक है, ध्यान से देखने पर उसे सांप दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान से देखने पर उसे सांप दिखाई देता है। सांप का दिखाई देना क्या है? किसी वस्तु को एज इट इज देखना क्या कहते हैं? उसे परसेप्शन। पहले तो जो स्टिमुलस हमारे एनवायरमेंट में पड़ा है, पहले तो हमें ये पता होगा ना कि वो क्या है। अगर हमें उसके बारे में हम जाने ही नहीं, पहले तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं ना, तभी तो हम एक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने आप सांप रख दो, उसे तो पता ही नहीं है ना, वो परसेप्शन चलिए वो देख रहा है, लेकिन उसको ना पता है ये क्या है, उसको कुछ नहीं पता है, तो क्या करेगा? रियल सांप के साथ भी वो खेलने लग जाएगा, उससे वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में और स्टिमुलस तो प्रेजेंट है, लेकिन बच्चा क्या है उसको देख भी पा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो भी देख रहा है, लेकिन उसको उसके विषय में क्या है जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए? अगर वो बच्चा ये जान ले कि वो नुकसान हमें पहुंचा सकता है, वो सांप है, उससे हम मर जाएंगे, वो अगर हमें काट लेगा तो हमें नुकसान होगा, तो वो बच्चा फिर क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा, उसका एक अलग ही तरीके का रिस्पॉन्स होगा। अभी उसको नहीं पता है तो वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट समझ के उसके साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्या है
सबसे पहले चीज क्या होती है? कॉग्निशन। किसी भी चीज के बारे में जानना, ये क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कॉग्निशन का ही क्या पार्ट था? परसेप्शन। तो सांप दिखाई देना, सांप को हम देख रहे हैं पहले, हाँ वहां पे क्या है? सांप है। तो ये सांप को देखना क्या हो गया? परसेप्शन हो गया, जो कि क्या है? कॉग्निशन का एक पार्ट है। अब हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हमने परसीव किया, हमने देख लिया कि हाँ वहां पे सांप है। जिसके बारे में सोचने पर, सोचना, दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं? सोचना। क्या हो रहा है? थिंकिंग। जो किसका पार्ट है? कॉग्निशन का। पहले कॉग्निशन हो रहा है, पहले परसेप्शन किए हम लोग, थिंकिंग किए। ये दोनों किसका पार्ट है? कॉग्निशन का। उसके बारे में सोचने पर उसे लगता है कि वह सांप उसे हानि पहुंचा सकता है। सांप उसे हानि पहुंचा सकता है। जब भी हम बात कर रहे हो हानि लाभ की, किसी भी चीज के हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं, उसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनिंग। तर्क करना। तो ये तीनों क्या है? कॉग्निशन का पार्ट है ना? ये तीन चीज यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है इस एग्जाम्पल में। कॉग्निशन आ रहा है इस एग्जाम्पल में। पहले तो उसने देखा, उसके बारे में सोचा, अब उसका वो क्या कर रहा है? हर स्टेप देख रहा है, मेरिट डिमेरिट देख रहा है। अब वो कुछ कंक्लूजन निकालेगा उसको देख के। फिर क्या है? अतः वह वहां से डर कर, डरना क्या है? अफेक्शन है ना, टू फील, जिसको हमने पढ़ा। उसके बाद वो क्या किया? भाग गया। भागना क्या है? वो नेशन, जैसे हमने क्या बोला था? टू एक्ट। अब देखिए इस एक एग्जाम्पल में जो है कॉग्निशन, फोनेशन, अफेक्शन, और कॉग्निशन का भी जो तीन मेथड है या तीन प्रोसेस है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इन तीनों को मिलाकर क्या कर रहा है इंसान? एक तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। कोई इंसान उसको देख के ये बता सकता है वो, या फिर वो इंसान खुद भी महसूस कर रहा है सकता है कि इस तरीके का बिहेवियर हम शो कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो इंसान जा रहा था रास्ते से, उसे सांप दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, ना परसेप्शन होता, ना थिंकिंग होता, ना रीजनिंग होता, ना अफेक्शन होता, ना कॉग्निशन होता, कुछ होता नहीं होता, वो रास्ते से अपना चलते चला जाता। सांप था लेकिन उसे दिखाई नहीं देता, तो क्या ये बिहेवियर शो होता? नहीं। लेकिन जैसे उसे सांप दिखाई दिया तो क्या हुआ कि एक बिहेवियर एक टाइप का शो हुआ। उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या किया गया? समझाया गया। आप इसको समझ गए? सांप का दिखाई देना, परसेप्शन, उसके बारे में सोचा, कॉग्निशन का दूसरा मेथड थिंकिंग, उसे लगा कि वो हानि पहुंचा सकता है, उसका तीसरा मेथड रीजनिंग, वो तर्क कर रहा है ये हमको लाभ पहुंचाएगा, ये हानि। सांप के बारे में तो हमने सुना है कि क्या करता है? हमको हानि ही पहुंचाता है, मतलब ह्यूमन को तो ये नुकसान ही पहुंचाता है। अब क्या है कि अब वो क्या होता है? डरा, अफेक्शन। अब क्या हुआ? फोनेशन। तीनों का कंबाइंड फॉर्म से क्या हो रहा है? एक बिहेवियर शो हो रहा है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में, ठीक है। बिहेवियर के कितने टाइप होते हैं? बिहेवियर के दो टाइप होते हैं। पहला है हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर, दूसरा है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर। सबसे पहले हम जानते हैं हेल्दी बिहेवियर हम किसे कहेंगे? अगर किसी इंसान के बिहेवियर में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, अगर कोई इंसान जो अपना बिहेवियर शो कर रहा है उसमें बहुत सारे सकारात्मक पहलू हो, उसमें गुड हैबिट हो, गुड इंटरेस्ट हो, ठीक है, अच्छी हैबिट, उसका इंटरेस्ट, और वो इंसान क्या है? एक नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कर रहा है बैलेंस वे में, जिसके कारण क्या हो रहा है? उस इंसान का फिजिकली और मेंटली हेल्थ का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या मानेंगे? हेल्दी बिहेवियर मानेंगे, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर में किन चीज की क्या क्या विशेषता होती है, किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है? अगर कोई इंसान है जो नॉर्मली जो टाइम है उस टाइम पे वो सो रहा है, फिर आराम से सुबह जग पा रहा है, तो अगर ये चीजें किसी इंसान में प्रेजेंट है तो उनके बिहेवियर को हेल्दी बोलेंगे। अगर वो बैलेंस वे में खा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया या फिर खाया ही नहीं, नहीं, एक बैलेंस वे में खा रहा है, वो इंसान किसी चीज से एडिक्टेड नहीं है, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो या अदर चीजें हैं, अगर वो एडिक्टेड नहीं है, वो फिर सुबह उठकर डेली एक्सरसाइज कर रहा है, वो सबसे फ्रेंडली बिहेवियर करता है, अगर इस तरीके की कुछ चीजें प्रेजेंट हो किसी इंसान में, वो हाइजीन मेंटेन करता है अपना, तो उस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? हेल्दी बिहेवियर बोलेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो अच्छी हैबिट है, ये सारी चीजें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे अगर
बिहेवियर में इंक्लूड है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उनका क्या होगा, प्रमोशन होगा। ये सारी चीजें उनके प्रमोशन में मदद करेगी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, हेल्दी बिहेवियर कहा गया है। दूसरा आता है अनहेल्दी बिहेवियर। अनहेल्दी बिहेवियर हम किसे कहेंगे, हमारा जो 3 डायमेंशन था ना, कॉग्निशन, फोनेशन, अफेक्शन का, उनमें से किसी एक के बीच भी इनबैलेंसिंग हो, ठीक है, कोई एक के बीच जो है अगर इनबैलेंसिंग हो जाए, उसके कारण जो बिहेवियर प्रेजेंट होगा, जो बिहेवियर शो होगा, उस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, अनहेल्दी बिहेवियर कहेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं उठना, जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ उठ गए, खाना या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे, या तो बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, इंसान स्मोकिंग, अल्कोहल से एडिक्टेड है, इंसान हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ओबीज है फिर भी। तो अगर ये इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, तो उनको उनको हम क्या बोलेंगे, इनका बिहेवियर क्या है, अनहेल्दी बिहेवियर है, ठीक है। इन दोनों को आप समझ गए। दूसरा है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर हम किसे कहेंगे, हमारा जो 3 डायमेंशन है बिहेवियर का, कॉग्निशन, फोनेशन, अफेक्शन, अगर उन तीनों के बीच में बैलेंस हो, अगर उन तीनों के बीच में क्या हो, बैलेंस हो, उसके कारण अगर बिहेवियर शो हो रहा हो, तो उस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई इंसान अगर एक सोसाइटी में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके नियम कानून के अकॉर्डिंग वो इंसान बिहेवियर कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को क्या माना जाएगा, नॉर्मल बिहेवियर माना जाएगा। अगर वो नियम कानून का पालन करते हुए, वहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर जो भी है उसको मानते हुए, उसके साथ साथ उसके अनुकूल में बिहेवियर प्रस्तुत कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर। जब कोई इंसान जो है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस सोसाइटी का जो भी नियम कानून, रूल रेगुलेशन है, रीति रिवाज है, कल्चर है, उसके अगेंस्ट वो बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। उसके साथ, उसके दिशा में, अगर उसी डायरेक्शन में अगर बिहेवियर शो हो रहा है रीति रिवाज के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। लेकिन जो हमारा रीति रिवाज, नियम कानून, कल्चर है, अपना संस्कृति है, उसके अगेंस्ट में कोई इंसान जाके बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस इंसान के बिहेवियर को क्या कहा जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाएगा। एबनॉर्मल बिहेवियर को हमने जान लिया। एबनॉर्मल बिहेवियर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेवियर शो करता, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल उल्टा अगर कोई बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, मान लीजिए क्या, तो कोई इंसान है वो भूखा है, ठीक है, उसको खाना देंगे, खाने के लिए आपने कुछ भी दिया, वो क्या करेगा, इंसान नॉर्मल क्या है कि वो इंसान क्या करेगा, उसको खा लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान भूखा है, उसे आपने खाना दिया, वो क्या कर रहा है, इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, तो इस तरीके के बिहेवियर को आप क्या कहोगे, एबनॉर्मल बिहेवियर। हम अपने आस पास देखते हैं, ऐसा हम क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर जो एक नॉर्मल इंसान से क्या है, बिल्कुल अलग है। एक सिचुएशन में जहाँ नॉर्मल इंसान कुछ परफॉर्म कर रहा है, वो इंसान क्या करता है, बिल्कुल उसके अपोजिट ही बिहेवियर शो करता है। तो हम लोग आसपास देख के भी बोलते, इसका बिहेवियर जो है क्या है, एबनॉर्मल है। अगर कोई इंसान भूखा है, उसको खाना दिया जाए, तो नॉर्मल सा है तो वो खा लेगा। लेकिन अब वो इंसान क्या है, भूखा भी है, उसको खाना दिया जाए, तो वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, ठीक है। कहीं पे आप लोग देखे होंगे, मतलब स्टेशन पे या फिर सड़क किनारे में, कि कोई इंसान है जो क्या कर रहे हैं कि वाटर बोतल ले रहा है, कोई इंसान पानी पी रहा है, उसको यूज करके फेंक रहा है, ठीक है। अब कोई उसे उठा रहा है इतनी सेंस में नहीं कि वो उसको फिर से रिसाइकल करेगा, वो तो फिर अलग हो गया, वो तो काम हो गया। लेकिन कोई इंसान क्या है, उस वाटर बोतल को उठा रहा है, उठा के फिर उसको क्या कर रहा है, जाके कहीं भी दीवार में बांध रहा है, कहीं भी पेड़ में जाके उसको बांध रहा है। तो इस तरीके के बिहेवियर को क्या कहोगे आप, एबनॉर्मल बिहेवियर कहोगे, जो हम अपने आस पास देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल से जो हटके हो, उसी को एबनॉर्मल कहा जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए 3 मॉडल दिया गया है। तीनों अपना अपना अलग अलग व्यू रखते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल मतलब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, मेडिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति अगर मेंटली रूप से इल हो, मानसिक रूप से बीमार हो, तो उसके बिहेवियर को क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई मेंटली इल पर्सन है, तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल इंसान से क्या करेगा, बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करेगा। तो मेडिकल मॉडल यही कहता है, एबनॉर्मल बिहेवियर को इस तरीके से डिफाइन करता है कि अगर कोई इंसान मेंटली इल हो, तो उसके बिहेवियर को हम क्या मानेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर मानेंगे, ठीक।
दूसरा आता है सोशल मॉडल। सोसाइटी किस बिहेवियर को एबनॉर्मल मानती है? सोसाइटी उस बिहेवियर को एबनॉर्मल मानती है, जैसे सोसाइटी का अपना जो नियम कानून रीति रिवाज कल्चर है उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो इंसान बहुत बढ़िया है, वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन अब क्या है कि अगर सोसाइटी का जो नियम कानून रूल रेगुलेशन कल्चर है उसके अगेंस्ट अगर कोई बिहेवियर कर रहा है, उसको वो नहीं मान रहा है, हर रूल को तोड़ते चला जा रहा है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में बिहेवियर कर रहा है, तो सोसाइटी जो है, समाज जो है उस इंसान के बिहेवियर को क्या मानेगा? एबनॉर्मल मानेगा। ये समाज का अपना व्यू है, ये समाज के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर का अपना डेफिनेशन है। ठीक। तीसरा है स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मॉडल में हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज में जो है कोई कितना ज्यादा व्यक्ति जो है एक तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, तो अगर मैक्सिमम जो है बिहेवियर वो एक जैसा है तो उस बिहेवियर को नॉर्मल माना जाएगा। अगर उससे हटके कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है, जैसे सांप है। अब क्या है कि बहुत लोग सांप को देखे तो डर के भाग गए। मैक्सिमम लोग स्टैटिक के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार, संख्या के अनुसार, न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पे जितने लोग प्रेजेंट थे उन्होंने सांप को देखा तो मैक्सिमम लोग भाग गए। कुछ लोग बचे हैं, वो कह रहे हैं सांप है, या पहले नंबर पर उसको डर ही नहीं लगा। ठीक है, इसके बिहेवियर को आप थोड़ा एबनॉर्मल बोलोगे, इनसे डर नहीं लगा। दूसरा ये कि वो इंसान बोल रहा है सांप है, क्या कर लेगा, सांप है तो है। तो इस तरीके के बिहेवियर को आप क्या मानोगे? एबनॉर्मल मानोगे। हम एक एग्जांपल दिए हैं कि अगर सांप है तो मैक्सिमम नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा? मैक्सिमम लोग उसको देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सांप को रोज पकड़ रहे हैं या फिर वो उनको केयर करते हैं, उनको रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। नॉर्मल हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा? नॉर्मल लोग जो है वो सांप को देख के भाग जाएंगे, और कुछ है वो बोलेगा सांप है, ये मेरा क्या कर लेगा, ना तो उसको डर लग रहा है ना वो इंसान वहां से भाग रहा है। तो इस बिहेवियर को आप क्या कह दोगे उस कंडीशन में? एबनॉर्मल कह दोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ने एक जैसा बिहेवियर दिखाया। ये एक दो लोग हैं जो किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं, उस नॉर्मल से अगेंस्ट दिखा रहे हैं। तो जो मेजोरिटी में होता है ना उसको नॉर्मल माना जाता है, जो कम में होता है उस बिहेवियर को एबनॉर्मल माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? स्टैटिकल मेथड के अकॉर्डिंग। तो समझ आ गया नॉर्मल, एबनॉर्मल, हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर डिटरमिनेट्स द बिहेवियर। इसका हिंदी में हुआ कुछ ऐसे फैक्टर है, मतलब कुछ ऐसे कारक है जो हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ठीक है, उस फैक्टर को हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर को निर्धारित कर रहा है, डिटरमिनेट कर रहा है। ठीक, पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी होता है और हमारा जो ब्रेन है, बॉडी ब्रेन जो होता है वो हमारे बिहेवियर से जो होता है बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे बॉडी और ब्रेन से क्या होता है? बहुत ही डीप और डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर हमारे बॉडी या ब्रेन के लेवल पर कुछ इश्यू हुआ तो उससे क्या होगा? हमारा बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बायोलॉजिकल फैक्टर यही है कि हमारा जो बॉडी है और हमारा जो ब्रेन है उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है? बहुत ही डीप कनेक्टेड होता है। तो मान लीजिए अगर हमें फिजिकली रूप से कुछ दिक्कत हुई, कोई इंसान है जो बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक है, फिजिकली रूप से उसको कुछ इश्यू हो रही है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा। नॉर्मल इंसान है, नॉर्मली बोल रहा है, लेकिन कोई इंसान बहुत दिन से बीमार है, फिजिकली वो परेशान है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा वाला बिहेवियर शो करेगा, इरिटेट हो जाएगा वो बहुत जल्दी, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर जो है वो हमारे बिहेवियर को चेंज किया। एक नॉर्मल इंसान बहुत जल्दी नहीं चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई इंसान लंबे समय से बीमार है तो फिजिकल फैक्टर जो है उसको क्या किया? उसके बिहेवियर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। माइंड को ले लेते हैं, अगर कोई इंसान नॉर्मल है तो उसका बिहेवियर अलग तरीके का है। अब कोई सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, डिप्रेशन वाला पेशेंट है या मेनिया वाला पेशेंट है, मतलब मेंटली इन पेशेंट है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? अलग तरीके का होगा। या फिर मान लीजिए कोई इंसान माइंड उसका हेल्दी है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो उनका बिहेवियर अलग तरीके का है। या फिर उसके माइंड में क्या हो जाए? न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है उसका अप डाउन हो जाए, या तो वो ज्यादा हो जाए या तो वो कम हो जाए, या तो उसको चोट लग जाए। सिर में किसी इंसान को चोट लग गया जिसके कारण उसका कुछ एरिया क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो अब वो इंसान क्या करेगा? अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिजिकल और मतलब हमारा बॉडी और माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर से कनेक्टेड है। अगर हमारे बॉडी या माइंड के लेवल कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी उसको दिक्कत होता है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे बिहेवियर पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा बॉडी और माइंड क्या है? हमारे बिहेवियर को निर्धारित करता है, उसका एक फैक्टर है, जिसको हम क्या नाम दिए हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर इसमें चेंज तो हमारा बिहेवियर चेंज, अगर ये ठीक तो हमारा बिहेवियर ठीक रहता है। तो ये चीजें क्या कर रही है? हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है, निर्धारित कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर।
जेनेटिक फैक्टर, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के में जो होता है वो जिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, जो भी गुण है उसको क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसका क्या करता है, स्थानांतरण करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस गुण को क्या करता है, पहुंचाता है। तो अब क्या है कि इसमें क्या किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि उनके माता पिता में कुछ प्रेजेंट है, तो वो क्या हो सकता है, क्रोमोसोम के माध्यम से क्या होता है, उसके बच्चे में चला जाता है, ठीक, चाहे वो उसका हाइट हो, चाहे वो कलर हो, बाल का रंग हो, आंख का रंग हो, या फिर कोई बीमारी हो, ये भी क्या हो जाती है, उस बच्चे में चली जाती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई डिजीज है जो माता पिता में प्रेजेंट है, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो क्रोमोसोम में कुछ अप डाउन होने के कारण, उसका नंबर चेंज होने के कारण क्या होगा, बच्चे में चला गया। अब क्या है कि वो बच्चे के बिहेवियर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एक नॉर्मल बच्चा, और वो क्या है कि उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उनका बिहेवियर, और एक बच्चा है जिसमें क्या है, क्रोमोसोम का नंबर जो है या तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया, तो उनका बिहेवियर, तो क्रोमोसोम जो है या तो उसमें चेंज हो जाए तो किसी इंसान का बिहेवियर बदल जाएगा, या क्रोमोसोम जहां से आ रहा है, ठीक है, उनमें कुछ अगर प्रेजेंट हो, उनके मदर फादर में कुछ बिहेवियर हो एक तरीके का पर्टिकुलर प्रेजेंट, या फिर कोई डिजीज हो, तो वो क्या होगा, क्रोमोसोम जीन के माध्यम से वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, जिसके कारण वो उसके बिहेवियर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक फैक्टर होता है वो भी हमारे बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो किसी भी काम को करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है, आगे बढ़ने के लिए हमें एनर्जेटिक रखता है, वो हमें गोल को सेट करने में मदद करता है, उसके लिए काम करने में हमारी मदद करता है। तो आप ये चीज देखे होंगे, जब आप किसी भी काम को करने को लेके मोटिवेटेड होते हैं तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उस वक्त अगर कोई आपके बिहेवियर को नोटिस कर रहा होगा, या आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो मोटिवेशन क्या होता है, वो हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। वहीं पे अगर किसी इंसान में मोटिवेशन प्रेजेंट है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ही ज्यादा अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान डीमोटिवेटेड है तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो बहुत ही लेस ऑफ एनर्जी फील करेगा, मतलब उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं, लेस एनर्जी है उसके अंदर। अगर किसी इंसान के अंदर मोटिवेशन की कमी है तो वो इंसान कैसा फील करेगा, वो इंसान बहुत ही थका हुआ, एकदम बैठा हुआ है, उसको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत लेजीनेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी जो होता है उसका प्रेजेंस और अब्सेंस हमारे बिहेवियर को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का फैक्टर हो गया। चौथा है हमारा इमोशन। हमारा जो भी इमोशन है वो भी हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। किसी सिचुएशन में हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, ठीक है, अब क्या है कि हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या हुआ कि किसी कारण से हम डर गए, क्लास में बैठे हुए हैं नॉर्मली, किसी ने कुछ नहीं कहा तो हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, अगर किसी कारण से क्या हुआ कि हम डर गए, ठीक, तो अब हमारा बिहेवियर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इमोशन का प्रेजेंस भी क्या होता है, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। हम नॉर्मल रहते हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा उदास हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इमोशन का प्रेजेंस भी क्या होता है, और अफसोस हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। पांचवा है परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन भी जो होता है हमारे बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने सांप वाले एग्जाम्पल में ये देखा कि वो इंसान ने सांप को देखा, तभी वो डरा, उसका एक अलग तरीके का बिहेवियर शो हुआ। अगर वो सांप को देखता ही नहीं तो क्या वो उस तरीके का बिहेवियर शो कर पाता, नहीं। तो परसेप्शन भी करना और परसेप्शन ना करना, ये भी हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। अगर वो इंसान देखे ही ना, एनवायरमेंट में इतनी चीजें पड़ी है, ठीक है, बहुत सारे स्टिमुलस है, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम देख रहे हैं उसी के बारे में तो हम सोच पा रहे हैं, उसी के बारे में तो हम आगे बढ़ के जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। जो चीजें हमें दिखे ही ना, उसके बारे में हम कैसे रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से हम उसके अगेंस्ट में बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, हम बिहेवियर शो नहीं करेंगे। जैसे कि उस इंसान ने क्या किया, उस सांप को देख लिया तो अब उसका बिहेवियर अलग था, अगर वो नहीं देखता, वो नहीं परसेप्शन करता तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता, एक बिल्कुल ही अलग तरीके का होता। तो परसेप्शन भी क्या कर रहा है, हमारे बिहेवियर को इफेक्ट डाल रहा है वह छठा। छठा है इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो वो क्या होता है, उसका जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता है। आप देखेंगे सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका सोसाइटी में एक अलग तरीके का बिहेवियर होगा। वहीं पे है जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उनका सोसाइटी में क्या होगा, एक अलग तरीके का बिहेवियर होगा। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उसमें इमोशनल भी मैच्योरिटी होगी। अगर तो इंटेलिजेंस लेवल भी क्या करता है, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। सब अपने गांव समाज में भी इस चीज को देख सकते हैं।
उसके बाद आता है कल्चर एंड एनवायरनमेंट, हमारी संस्कृति और हमारा जो वातावरण है वो भी हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई इंसान ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे उसके घर में जो है बहुत ज्यादा लोग ड्रग एडिक्टेड है, वो अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है तो अब वो क्या करेगा, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं तो उसके कल्चर में ही हो, उसके कल्चर में ही कुछ ऐसी चीजें शामिल हो, तो वो क्या करेगी, उसके बिहेवियर को क्या करेगी, डिसाइड करेगी। वहीं पे अगर कोई बच्चा है बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में पला है, वहां पे बहुत ही अच्छी चीजें अच्छी बातें उसको सिखाई जा रही है, तो उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं एनवायरनमेंट का हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट जिस तरीके का होगा उससे हमारा बिहेवियर अच्छा या बुरा जो है वो डिसाइड हो सकता है। तो एनवायरनमेंट जो है बिहेवियर को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो बिहेवियर है ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप समझ लीजिएगा। टॉपिक को बस आपको याद रखना है कि डेफिनेशन है, फिर डायमेंशन है, टाइप है और फिर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बिहेवियर है, कि कौन कौन सी चीजें हमारे बिहेवियर को प्रभावित कर रही है। इस बस टॉपिक को आपको याद रखना है। बाकी आपको क्या है कि ये जो नाम दिए गए हैं आप इसको याद रख सकते हैं कि ये फैक्टर है। बाकी अगर आप ये याद रखते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा ये आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक बार हमने समझाया है उसको समझ के एक बार सुन के आप उसको खुद उसके अंदर 4-5 लाइन 6 लाइन आप अपने मन से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। थैंक यू।